मुझे ऐसा लगता है दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री एक गंभीर बात कहते रहे और वो बात सच होते हुए दिखाई दे रही है कि जिस देश की जनता सो जाती है और जिस देश में प्रबुद्ध वर्ग सिर्फ अपने स्वार्थ में डूब जाता है, उस देश का इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। तो शायद भारत का इतिहास अपने आप को दोहराने की स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। और हमारे देश की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है इस दृष्टि से कि हमारे ऊपर पिछले 1000 साल में बहुत आक्रमण हुए। आजादी के बाद तो मैंने बताया 4 आक्रमण हुए, 3 तो प्रत्यक्ष रूप से हुए, 1 परोक्ष रूप से हुआ। 1972 का आक्रमण परोक्ष आक्रमण था, लेकिन 1965 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण था। 1962 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण था। 1947-48 का आक्रमण, फिर 1949 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण था। तो आजादी के बाद 4 आक्रमण हुए और आजादी के पहले 1000 से ज्यादा आक्रमण हमारे देश पर हुए। पिछले 1,500-2,000 साल के इतिहास में हमारे देश के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हो चुके हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जिसको मैं पहला आक्रमण मानता हूं, परदेशी आक्रमण। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, लगातार कुछ ना कुछ परदेशी आक्रमण होते ही रहे। और 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर महमूद गजनवी के जो आक्रमण हुए इस देश के ऊपर, और 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक तो आक्रमणों की लाइन लग गई थी। भयंकर परदेशी आक्रमण इस देश पर हुए हैं 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच। और 14वीं शताब्दी के बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में तो 2 तरफ से एक साथ आक्रमण हुए। एक तो मुस्लिम आक्रांता हमारे देश पर चढ़े, दूसरी तरफ से पुर्तगाली घुसे हमारे देश में। वास्को डी गामा आया, वो आक्रमण ही करने के लिए आया था, भारत की खोज करने नहीं आया था। ये बहुत गलत बात है जो भारत के इतिहास में पढ़ाई जाती है कि वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए आया। वो भारत की खोज कर कैसे सकता? भारत तो वास्को डी गामा के 5000 साल पहले से है दुनिया में। तो जो देश 5000 साल पहले से दुनिया में उपस्थित है, उसकी खोज कैसे कर सकता है कोई? खोज तो उस बात की जाती है जो पहले नहीं हो कोई वस्तु। तो ये बहुत गलत बात भारत के इतिहास में पढ़ाते हैं कि वास्को डी गामा खोज करने आया था, लूटने आया था, आक्रमण करने आया था। और वास्को डी गामा ने आक्रमण किया था, उसके बाद पुर्तगाली आक्रमण इस देश के ऊपर हुए थे। और उन आक्रमणों का नतीजा क्या निकला था? हमारे देश का गोवा 450 साल तक पुर्तगालियों का गुलाम हो गया। हिंदुस्तान का मालाबार का इलाका सैकड़ों साल तक पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया। और उसके बाद फिर फ्रांसीसी आक्रमण हुए, डच आक्रमण हुए, अंग्रेजों के आक्रमण हुए। और उसके बाद 1947 में जब हमने आजादी पाई, तब तक 1000 से ज्यादा आक्रमण हम झेल चुके थे। और आजादी के पहले हुए, आजादी के बाद भी हुए। और बार बार एक ही गलती हमने दोहराई है कि बाहर से आक्रमण हुए, उसमें नुकसान उठाया, फिर बात कहना शुरू किया कि हमको ऐसा करना चाहिए था, हमको वैसा करना चाहिए था, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमको वैसे नहीं करना चाहिए। नुकसान उठाने के बाद फिर विश्लेषण करते हैं। पहले नुकसान उठा लेते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। नुकसान उठाने के पहले विश्लेषण अगर करते तो शायद देश का कुछ भला हो जाता। और आज भी वही स्थिति आएगी कि अभी सीटीबीटी पे हस्ताक्षर कर देंगे, अगले साल जब नुकसान हो जाएगा तब विश्लेषण किया जाएगा कि वो सही था या गलत था। जब होने के पहले विश्लेषण नहीं करेगा कोई। और ये हमारे लिए सबसे गंभीर बात है कि आजादी के पहले जिस देश के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हुए हों, आजादी के बाद पिछले 4 साल में 4 परदेशी आक्रमण हो गए हों और हर बार हमको नुकसान उठाना पड़ा हो, कल को फिर कोई परदेशी आक्रमण हुआ तब क्या करेंगे? कोई गारंटी दे सकता है इस बात की कि भारत पर आगे साल कोई आक्रमण नहीं होगा? जो हालत इस समय चीन की है, जो हालत इस समय पाकिस्तान की है, और अब तो रूस ने अमेरिका के साथ ये बातचीत करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सरकार अभी रूस की सरकार को एक सुझाव दे रही है और वो सुझाव ये है कि रूस की भारत के साथ जो रक्षा संधि है उसको तोड़वा दिया जाए। इसका मतलब क्या है? रूस की सरकार और भारत की सरकार ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने के लिए एक संधि की हुई है जिसका नाम है रक्षा संधि। उसका मतलब यह है कि रूस कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, भारत कभी रूस पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन अब अमेरिकी सरकार कह रही है रूस को कि आप अपनी सुरक्षा संधि तोड़ो भारत से। इसका मतलब रूस भी भारत पर आक्रमण कर सकता है या रूस की जमीन इस्तेमाल की जा सकती है भारत पर आक्रमण करने के लिए। अमेरिका उस जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई परदेशी आक्रमण नहीं होगा? हम कैसे खुशफहमी में रह सकते? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो मुझे इस देश का लगता है वो ये कि आजादी के बाद पिछले 50 साल में हम हमारे देश के लिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति नहीं बना पाए। पिछले आजादी के पहले जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, या उसके पहले भी जो परदेशी आक्रमण हुए हमारे देश के ऊपर, 1000 साल लगातार हमारा समाज झेलता रहा परदेशी आक्रमणों को। लेकिन इस देश में उन 1000 साल के परदेशी आक्रमणों के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा इस देश की सरकारों ने।
और कोई ऐसी ठोस योजना नहीं बना पाई आज तक कि कल को फिर परदेशी आक्रमण हो जाए तो देश की क्या स्थिति हो, कैसे झेलेंगे हम उसको। क्योंकि 1949 में जो हुआ था तमाशा, 1947-48 में जब भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तुरंत पाकिस्तान की तरफ से जो आक्रमण हुआ तो पाकिस्तानी कबायलियों ने लगातार कश्मीर को घेरना शुरू किया और कश्मीर को घेरते गए, पूरा कश्मीर उनके कंट्रोल में चला गया। फिर जम्मू की तरफ बढ़े, जम्मू से मुश्किल से 13 किलोमीटर दूर रह गई थी पाकिस्तानी सेना, तब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेनाओं का जवाब दिया था। तब तक क्या कर रहे थे, राजा हरि सिंह से बातचीत चल रही थी। राजा हरि सिंह तैयार नहीं था कश्मीर को भारत में विलय कराने के लिए, और भारत सरकार कहती थी कि जब तक तुम नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उस समय अगर राजा हरि सिंह को एक बाजू में रखकर पाकिस्तानी सैनिकों को भगा दिया जाता तो आज ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या है, ये हमारे गले की समस्या नहीं बनती। हमारे ही देश का इलाका है जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, हमारे ही देश के हैं 3 डिवीजन पूरे के पूरे जो पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। ये इसी कारण से हुआ कि लगातार देरी की गई और पाकिस्तानी सेनाओं ने एक बड़े इलाके पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जब पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़ा तो ज्यादा दूर तक खदेड़ नहीं पाए, तुरंत समझौता हो गया। और समझौता क्या हुआ, जहां पर भारतीय सैनिक हैं वो जमीन भारत की, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक हैं वो जमीन पाकिस्तान की। ऐसे बेवकूफी के समझौते करते रहे हमारे नेता। तो उसमें नतीजा क्या निकला कि हमारे देश के 3 डिवीजन पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, जो आज भी हमारे लिए सिरदर्द पैदा किए हुए। और ये कश्मीर की समस्या वहीं से पैदा हुई। ना तो वो हमारे 3 डिवीजन जाते पाकिस्तान के कंट्रोल में, ना तो आज ये समस्या होती कश्मीर की। और ये समस्या पता नहीं कितने दिन और चलेगी, कितने लाख लोगों के बलिदान ले लेगी, कितने लाख लोगों को अपने घर उजड़वाने पड़ेंगे, कितने लाख लोगों को वहां से भागना पड़ेगा, उसका कुछ अंदाजा नहीं किया उस समय के नेताओं और एक नासूर बन के छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोबारा गलती हुई। दोबारा क्या गलती हुई, 1962 में पंडित नेहरू ने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। जो चीन कभी भाई हो नहीं सकता उसको भाई बना लिया। और चीन गए पंडित नेहरू राखी बनवाने के लिए, क्योंकि भाई था ना वो, तो राखी बनवाने गए चीन में। और राखी बनवा के जब पंडित नेहरू लौटे वापस तो चीन ने आक्रमण कर दिया भारत के। इतने बड़े धोखे में रह गए पंडित नेहरू और इतने बड़े धोखे में रखा पूरे भारत को कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन चढ़ बैठा हमारे ऊपर। जिसको आज आप अरुणाचल प्रदेश कहते हैं उसको उस जमाने में नेफा कहते थे, नेफा प्रदेश। तो चीन घुस गया नेफा में और भयंकर आक्रमण किया चीनी सैनिकों ने। पंडित नेहरू तैयार नहीं थे उसके लिए, भारतीय सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। भारतीय सैनिक सीमा छोड़कर भाग गए और चीन के सैनिक घुसते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश की बहनों के साथ चीन के सैनिकों ने जिस तरह से बलात्कार किए, जिस तरह से उनकी हत्याएं की, तो अरुणाचल के नौजवानों का खून खौलने लगा। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, भारतीय सैनिक मदद के लिए थे नहीं, क्योंकि भारतीय सैनिकों को वहां से भगा दिया गया था, वापस बुला लिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश के भाइयों ने लाठी से, डंडे से, जो भी उनसे बन पड़ा, चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उसमें हजारों सैनिक मारे गए, अरुणाचल प्रदेश के बेकसूर नौजवान। उसका दर्द आज भी उनके दिल में है। और आप जाइए उनसे बात करिए तो वो पूछते हैं कि हमको भारत ने दिया क्या। जब हमारे ऊपर चीन का आक्रमण हुआ था तो आपके सैनिक तो कभी आए नहीं हमारे बचाव के लिए, हमको तो खुद झेलना पड़ा चीनी आक्रमण। और उसमें नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते करते 72,000 वर्ग मील जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, जो आज भी उनके कब्जे। पहले नुकसान उठाया 1948-49 में, फिर नुकसान उठाया 1962 और फिर 1965 में नुकसान उठाया। 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने आक्रमण किया। उस समय थोड़ी गनीमत यह थी कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरी ताकत से पाकिस्तानी आक्रमण का जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे तक खदेड़ दिया। तब अमेरिका बीच में आया और अमेरिका ने दबाव डाला, और अमेरिका ने जो दबाव डाला वो इस बात का कि पाकिस्तान के साथ संधि करो। माने भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था बहुत पीछे तक। लाहौर और रावलपिंडी तक भारतीय सैनिकों का कंट्रोल स्थापित हुआ था। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर लाल बहादुर शास्त्री को समझौता करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री नहीं चाहते थे वो समझौता। एक बार तो लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिकी दबाव को एक किनारे लगा दिया। अमेरिका ने धमकी क्या दी कि उस समय अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में, PL-480 के नाम पर। जो बुजुर्ग लोग यहां बैठे हैं वो जानते होंगे कि अमेरिका से वो जो लाल रंग का गेहूं आता था 1965 के साल में, उसको अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, उसको भारत को बेचा जाता। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिकी धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया। तो अमेरिका ने क्या कहा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा बंद कर दो, हमें आपका गेहूं चाहिए भी नहीं। तो फिर अमेरिका की धमकी आई कि आपके लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा हम भूखे मरेंगे,
लेकिन हमको अपमानजनक शर्तों पर यह संधि मंजूर नहीं है आपसे। और शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई, PL 480 का गेहूं खरीदना बंद कर दिया। फिर देश में गेहूं की थोड़ी कमी आ गई तो शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि हम एक समय भोजन करना बंद कर दें, और देश के करोड़ों लोगों ने शास्त्री जी की बात का जवाब दिया। करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। इस घटना से सिद्ध क्या होता है, इस देश का कोई भी नेता जनता से जब भी कोई कुर्बानी मांगता है तो जनता कभी पीछे नहीं हटती। सवाल नेताओं की इंटीग्रिटी का है। जनता इस देश में बहुत मजबूत है, जनता कभी सरेंडर नहीं करती। जनता ने भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन शास्त्री जी पर इस बात का किसी आदमी ने दबाव नहीं डाला कि आप अमेरिका से गेहूं खरीदिए, हम भूखे नहीं रहेंगे। लोगों ने कहा हम भूखे रहेंगे, सम्मान के साथ हमको भूखा रहना मंजूर है, बजाय इसके कि हम अमेरिका से गेहूं खरीदें और अपमानजनक शर्तों पर उसको हम खाएं। लेकिन दूसरी बार शास्त्री जी दबाव में आए और फिर भारत के ही अंदर के नेता अमेरिका समर्थन के हो गए, और भारत के नेताओं ने फिर शास्त्री जी को कहना शुरू किया कि पाकिस्तान से समझौता करना चाहिए और पाकिस्तान से समझौता करना पड़ेगा। तो शास्त्री जी बहुत ही बुझे मन से, दबे हुए मन से गए ताशकंद समझौता करने के लिए, और ऐसा समझौता हुआ कि वो वापस नहीं लौटे। समझौते में क्या हुआ कि जो जमीन भारतीय सैनिकों ने जीती थी वो सारी की सारी जमीन समझौते में हार दी, और शास्त्री जी भी उस समझौते में चले गए। शास्त्री जी की डेड बॉडी लौटी थी ताशकंद से, शास्त्री जी नहीं लौटे। हमने इतनी बड़ी गलती की 1965 में कि एक तो देश का प्रधानमंत्री खोया और दूसरा देश की जमीन खोई जो जीती थी पाकिस्तान से, और एक ऐसा प्रधानमंत्री खोया जिसके बारे में मैं कह सकता हूं ना भूतो ना भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा। जब युद्ध शुरू हो गया था पाकिस्तान की तरफ से तो शास्त्री जी ने सारे देश के लोगों से एक अपील की थी कि घर का पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, क्योंकि युद्ध के समय में सेविंग्स की बहुत जरूरत होती है सरकार, और जिस देश में सेविंग्स जितनी ज्यादा होती हैं डोमेस्टिक स्तर पे, घरेलू स्तर पे, वो देश युद्ध उतने ही अच्छे तरीके से लड़ सकता है। तो शास्त्री जी ने लोगों से अपील की कि आप पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, लेकिन दूसरों से अपील करने से पहले शास्त्री जी ने अपने खर्चे कटौती किए थे। और जानते क्या खर्चा सबसे पहले कटौती किया? उनके घर में एक बाई आती थी उनका कपड़ा धोने की, तो शास्त्री जी ने बाई को कह दिया कि कल से तुम कपड़ा धोने मत आना मेरे। तो बाई ने पूछा कि कपड़ा कौन धोएगा, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, ललिता शास्त्री उस समय बहुत बीमार रहती थी। तो शास्त्री जी ने कहा मैं खुद धोऊंगा। कपड़े तो ज्यादा रखते ही नहीं थे, 2 जोड़ी कपड़े रहते थे, एक जोड़ी सुखाते थे, एक जोड़ी धोते थे। 2 धोती थी उनके पास, 2 कुर्ते थे, एक जोड़ी चप्पल थी, और एक खादी की बनियान रहती थी, एक अंडरवियर रहता था। ये कपड़े थे उनके। तो उन्होंने कहा मैं खुद धो लूंगा। फिर दूसरे अपने घर में कटौती कैसे की उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री की बात देखिए। उनके घर में एक बाई आती थी उनके कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए। उन्होंने कहा तुम भी कल से मत आना। तो उस बाई ने पूछा घर में झाड़ू कौन लगाएगा? उन्होंने कहा मैं मेरा कमरा साफ कर लूंगा, बाकी अपने बेटों को कहूंगा कि वो सब घर की सफाई करें, क्योंकि मैं पैसा नहीं दे सकता। दूसरों से मैं कह रहा हूं तो पहले मुझे करना होगा। उसके बाद तीसरी घर की कटौती कैसे की उन्होंने? उनके घर में एक ट्यूटर आता था जो उनके सबसे बड़े बेटे को अंग्रेजी पढ़ाता था। उनका बेटा अंग्रेजी में फेल हो गया था, तो एक बड़ा ट्यूटर आता था घर में पढ़ाने के लिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि कल से तुम मत आना। तो उस ट्यूटर ने कहा कि आपका लड़का बहुत कमजोर है अंग्रेजी में, और वो पास नहीं होगा तो 1 साल उसका बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा इस देश के लाखों करोड़ों बच्चे फेल हो जाते हैं, मेरा बेटा भी फेल हो जाएगा, कौन सी इसमें खास बात है? मैं कोई विशेष आदमी तो नहीं, एक साधारण आदमी हूं मैं इस देश का। तो वो ट्यूटर भी हटा दिया। इस तरह से अपने खर्चों में कटौती की एक ऐसे व्यक्ति ने जो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। आज तो कोई नहीं दिखाई देता ऐसा नेता। संकट की स्थिति तो आज भी है इस देश में, आर्थिक हालत तो बहुत खराब है इस देश में। बताइए कब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अपने खर्चे में कटौती करने की कोई बात कही? आज के नेताओं ने तो अपने खर्चे 3-3 गुने बढ़ा लिए। आपको मालूम है सभी नेताओं की पगारें 3-3 गुनी बढ़ गई। अभी पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री की पगार 3 गुनी बढ़ गई, राष्ट्रपति की पगार 3 गुनी बढ़ गई, मुख्यमंत्रियों की पगारें 3 गुनी बढ़ गई, राज्यपालों की पगारें 3 गुनी बढ़ गई। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है, सरकार के पास पैसा नहीं है, और प्रदेशों से आने वाली मदद भी रुकी हुई है क्योंकि आर्थिक पाबंदी है। वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता था कि ये सब नेता लाल बहादुर शास्त्री वाला उदाहरण पेश करेंगे कि पगारें नहीं लेंगे 1-2 साल के लिए, देश की स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं। लेकिन इन सब नेताओं ने तो अपनी पगारें 3-3 गुनी बढ़ाई। इसलिए मैंने कहा था कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे ना भूतो ना भविष्यति। शायद ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है इस देश में। और क्या हो गया था, युद्ध जब शुरू हो गया था तो एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप एक नई धोती ले आइए।
तो उसने कहा कि बहुत अच्छा ये होगा कि तुम उसको सुई धागे से सिल दो। अभी नई धोती लाने के बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया, तो पैसा तो है नहीं, मैं नई धोती लाऊंगा कहां से। जितने कम से कम खर्चे में तुम घर का काम चला सको उतने की बात करो। तो उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि बोलो कितने कम से कम पैसे में घर का खर्च चल सकता। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ 300 रुपए में चल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 275 रुपया कल से मैं दूंगा, और कोशिश करो कि 25 रुपए की भी कटौती हो जाए किसी तरह से। ऐसा प्रधानमंत्री था इस देश का, जिसको हमने खोया 1965 की शांति वार्ता। एक तो जमीन खोई इस देश की, दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री खोया। इतनी भयंकर गलतियां हुई इस देश में। और फिर 1972 में एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि या तो श्रीमती इंदिरा गांधी को बांग्लादेश युद्ध में पैर फंसाना नहीं चाहिए, उनका आंतरिक मामला था, वो सुलझा लेते, और अगर पैर फंसाया तो पूरी इज्जत के साथ बाहर आना चाहिए था। जानते हैं क्या हुआ था? भारतीय सैनिक गए, पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया भारतीय सेना के सामने, और वो सब हमारे प्रिजनर थे। लेकिन उन सबको छोड़ दिया गया, सबके सब छोड़ दिए। और उन्हीं में से बहुत सारे सैनिक हैं जो आज आईएसआई के एजेंट बनकर हमारे देश की नाक में दम किए हुए। इतनी भयंकर गलती हुई थी 1972। तो ये गलतियां हर बार होती रही हैं इस देश में, और इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कल कहीं फिर से कोई परदेशी आक्रमण हुआ इस देश के ऊपर, तो हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, हमारी सुरक्षा की नीति क्या है। और ऐसी परिस्थिति में जब सीटीबीटी को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही खतरनाक कदम है जो भारत सरकार उठाने जा रही है। इसलिए सारे देश के लोगों को पूरी ताकत लगाकर इसका विरोध करना चाहिए, और यह विरोध 2 स्तर पर होना चाहिए। एक स्तर पर तो हम भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आप ये मत करो, और दूसरे स्तर पर अमेरिका को यह पता चलना चाहिए कि भारत के लोग अमेरिका समर्थक नहीं है। क्योंकि जिस अमेरिका ने हमको परेशान किया पिछले 5-6 महीने में, और जिस अमेरिका ने हमारे देश के नेताओं को इतना मजबूर कर दिया है कि वो सरेंडर करने की स्थिति में आ गए हैं, उस अमेरिका को पूरी ताकत के साथ सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका की स्थिति इस तरह के गुंडे की है जो पहले हाथ पकड़ता है, फिर बाहों तक पकड़ लेता है, फिर गर्दन पकड़ लेता है, और फिर गर्दन दबा दी देता है। अमेरिका दोस्त नहीं हुआ किसी का, जापान का नहीं हुआ तो हमारा क्या हुआ। तो इस अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी हम। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्यों सबक सिखाना जरूरी है? तर्क बिल्कुल सीधा है। अमेरिकी सरकार ने भारत पर आर्थिक पाबंदी इसलिए लगाई कि हमारे वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए। तो मेरा यह मानना है कि अगर हमने सिर्फ 5 आणविक परीक्षण किए और अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, तो अमेरिका ने तो अब तक 1047 आणविक परीक्षण किए हैं। तो अमेरिका पे पाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अमेरिकी सरकार सिर्फ इसलिए भारत पर पाबंदी लगा सकती है कि हमने 5 आणविक परीक्षण किए, तो भारत में भी अमेरिका के खिलाफ पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने 1047 आणविक परीक्षण किए, हमने सिर्फ 5 किए, उन्होंने 1047 किए। और इसलिए भी अमेरिका पर पाबंदी होनी चाहिए कि हमने सिर्फ आणविक परीक्षण किए, अमेरिका ने तो अणु बम बनाए। और कितने अणु बम है अमेरिका के पास? 20,000। और इसलिए भी अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी होनी ही चाहिए कि हमने तो सिर्फ आणविक परीक्षण किए, अमेरिका ने तो अणु बम भी गिराए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया। जापान के ऊपर 2 आणविक बम गिराए थे अमेरिका ने, और दोनों आणविक बम में लाखों जापानी मर गए। उसके बाद अमेरिका ने बम गिराने का अभियान बंद नहीं किया। जापान के ऊपर बम गिरा के लाखों जापानियों को मारा। उसके बाद 1960 के दशक में उसी अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर बम गिराए और लाखों वियतनामी मर गए। फिर 1970 के दशक में अमेरिका ने कोरिया के ऊपर बम गिराए और लाखों कोरियन उसमें मर गए। फिर 1980 के दशक में मैंने आपको बताया ईरान और इराक पर बम गिराए और लाखों ईरानी इराकी मरे। फिर 1990 के दशक में सिर्फ इराक पर बम गिराए और 80 लाख इराकी उसमें मरे। और अब अमेरिका फिर बम गिरा रहा है। एक दिन सूडान पे गिराया, एक दिन अफगानिस्तान पे गिराया, किसी दिन भारत पे भी गिरा सकता है। कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का। इसलिए मेरी मान्यता यह है कि अगर अमेरिकी सरकार पाबंदी लगा सकती है भारत पर आर्थिक रूप से, तो क्यों नहीं भारत सरकार कानून बनाए और अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगाए अपने देश में। तो आप पूछेंगे इससे क्या होगा? अमेरिका को 2 मिनट में हम सीधा कर देंगे। अमेरिका की जो सबसे कमजोर नस है उसका नाम है डॉलर। अगर अमेरिका में डॉलर जाना बंद हो जाए तो अमेरिका 2 मिनट में सीधा हो जाए। अमेरिका में एक ही व्यक्ति की एक ही चीज की पूजा होती है, वो है डॉलर।
बाकी अमेरिका में किसी से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन अमेरिकी सरकार को डॉलर का नुकसान होना शुरू हो जाएगा भारत के कारण, उसी दिन अमेरिकी सरकार 2 मिनट में सरेंडर कर देगी। अमेरिका कागजी शेर है, कोई बहुत दम नहीं है अमेरिका। चीन वाले अमेरिका से हमेशा सरेंडर करवा लेते हैं, सिर्फ डॉलर के धमकी पर। चीन की सरकार कैसे सरेंडर करवाती है अमेरिका से? चीन की सरकार ऐसे सरेंडर करवाती है अमेरिका से कि चीन से जो डॉलर अमेरिका जाता है उसको बंद कर देते, पाबंदी लगा देते हैं उसको। तो जब चीन से डॉलर जाना अमेरिका में बंद हो जाता, 2 मिनट में अमेरिकी राष्ट्रपति सीधा हो जाता और चीन में दौड़कर जाता है समझौता कर। अभी आपको मालूम है, बिल क्लिंटन गया था चीन थोड़े दिन पहले, 1000 लोगों को लेके गया था, ऐसे जैसे दूल्हे की बारात जाती। तो 1000 लोगों को लेकर अमेरिका चीन में क्या करने गया था बिल क्लिंटन? क्यों गया था? इसलिए गया था कि चीन की सरकार ने एक कानून बना दिया है अभी कुछ दिन पहले। जानते हैं क्या कानून बना है? अमेरिका की कोई भी कंपनी चीन में आएगी, पूंजी निवेश करेगी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वही अमेरिका की कंपनी चीन से पूंजी ले जाएगी, उस पर पाबंदी। तो वो कहते हैं ले आओ पैसा, लगा दो हमारे देश में, लेके जाने की अनुमति नहीं। तो अमेरिका ढीला हो गया। दूसरा कानून क्या बना दिया है चीन की सरकार ने कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी मुनाफा कमाएगी और चीन से अमेरिका ले जाने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए कानून यह है, मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी ने $1 अरब का मुनाफा कमाया चीन में और वो $1 अरब का मुनाफा ले जाना चाहते हैं अपने देश में, तो कानून ये बना दिया है कि पहले आप चीन का $1 अरब का माल अमेरिका में बेच कर आइए, उससे $1 अरब कमा कर लाइए, फिर चीन से $1 अरब अमेरिका में ले जाइए। और जब से ये 2 कानून बनाए हैं, बिल क्लिंटन की पैंट ढीली हो गई और दौड़ दौड़ के रोज चीन जाता है उनसे समझौता करने, और चीनी सरकार उनको घास नहीं डालती। पहले अमेरिका ने कोशिश की कि चीन के राष्ट्रपति को अपने देश में बुला लिया जाए, उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है आपके आने की, आपको झक मार के आना हो तो आइए। और यही बिल क्लिंटन जो चीन के बारे में कहता था कि ये दुनिया में सबसे अत्याचारी देश है, सबसे ज्यादा लोगों पे अत्याचार होते हैं, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। थिएनआनमेन चौक पर एक बार वहां हत्याकांड हुआ था जिसमें चीन के नौजवान मारे गए थे, तब से लेकर चीन को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। उसी बिल क्लिंटन को ले जाके खड़ा कर दिया चीनी सैनिकों ने थिएनआनमेन चौक पर और कहा कि झुको और सलाम करो इसको, और बिल क्लिंटन को सलाम ठोकना पड़ा वहां। और उसके बाद बिल क्लिंटन ये सब करता गया, चीनी सरकार जो कहती गई वो करती गई, इस उम्मीद में कि शायद चीन की सरकार मेरी भी एक बात मान लेगी, ये डॉलर आना शुरू हो जाएगा चीन से। और बाद में जब बिल क्लिंटन ने कहा कि अभी मैंने तो आपकी इतनी शर्तें मान ली हैं, आप तो हमारी एक शर्त मान लीजिए, चीन की सरकार ने कहा कि अभी तुरंत आप यहां से हवाई जहाज लेकर उड़ जाइए अमेरिका। और बहुत ही असफलता के साथ बिल क्लिंटन चीन से वापस लौटा, और इतनी खिंचाई हुई है बिल क्लिंटन की उनके पार्लियामेंट में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद बिल क्लिंटन जिस पार्टी का कैंडिडेट है, उस पार्टी के एमपीज ने बिल क्लिंटन की भयंकर आलोचना की कि आप चीन गए थे, क्या लेकर आए। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग करना अगर हम शुरू करें तो अमेरिका हमारे सामने भी सरेंडर करे। अगर हमने इसको अपने सिर पर चढ़ने दिया, इसकी गीदड़ भभकी में आकर हमने सरेंडर किया, तो ये हमको खा जाएगा। और अगर इसकी धमकियों के सामने हमने सरेंडर करना बंद किया, उल्टा इसकी आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया अमेरिका की, तो अमेरिका 2 मिनट में नीचे आ जाए। तो आप पूछेंगे उसका रास्ता क्या? उसका बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, जो काम चीन की सरकार ने किया है वो काम हम कर दें। माने चीन में से डॉलर अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो भारत का डॉलर भी अमेरिका नहीं जाएगा। भारत का 1 पैसा भी अमेरिका नहीं जाएगा। अगर चीन की सरकार ये काम कर सकती है तो भारत की सरकार भी ये काम कर सकती है। और इसके लिए बहुत अच्छा हो कि भारत सरकार कानून बनाए और पार्लियामेंट से कानून पारित करवाए और अमेरिका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाए। और जितनी अमेरिकी कंपनियां भारत में धंधा कर रही हैं, इन सबको एक एक करके बंद कर दिया जाए। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फाइजर, एली लिली, अमेरिकन लेबोरेटरी, अपजॉन, एडिडास, ये जितनी अमेरिकन कंपनियां, एक तरफ से सब पर पाबंदी लगा दी जाए। और अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एएनजेड ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये जितने अमेरिकी बैंक भारत में धंधा कर रहे हैं, इन सब के ऊपर एक तरफ से पाबंदी लगा दी जाए। तो आप देखिए 2 मिनट में अमेरिका ढीला होता है। अमेरिका को ढीला करने का यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं तो वो आपको खत्म कर देगा। एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में बड़े विचित्र तरह से कमेंट किया जाता है कि या तो दुश्मन को मार दो
नहीं तो दुश्मन आपको खत्म। वैसी स्थिति हमारी अमेरिका के साथ है। या तो हम अमेरिका को पीट दें, नहीं तो अमेरिका। एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में बड़े विचित्र तरह से कमेंट किया जाता कि या तो दुश्मन को मार दो, नहीं तो दुश्मन आपको खत्म। वैसी स्थिति हमारी अमेरिका के साथ है। या तो हम अमेरिका को पीट दें, नहीं तो अमेरिका हमको पीट दे। तो उसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता मैंने बताया बिल्कुल सीधा सीधा सा है कि अमेरिका जाने वाला पैसा यहां से रोकना पड़ेगा। एक पैसा भी भारत से अमेरिका जाए ये देश के हित में नहीं है। और आज अमेरिका हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। दुश्मन के हाथ एक पैसा भी अपने गांव का जाए तो ये देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ द्रोह है। तो ये करना बंद करें। तो भारत की सरकार अगर करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कुछ करेगी, क्योंकि 5 महीने से तो मैं इंतजार कर रहा हूं। जब से अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, मैं एक एक दिन गिन रहा हूं कब भारत की सरकार अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लगाती। और मैंने ये बात मई के महीने में ही प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे राजीव भाई आप कभी मिले थे। मई के महीने में ही इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल तरीके से ड्राफ्ट बनाकर मैंने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दिया कि आप ऐसे ऐसे पाबंदी लगाइए अमेरिकी कंपनियों पर, अमेरिकी बैंकों पर, भारत का इतना भला हो जाएगा। और मैंने तो उसमें ये कैलकुलेशंस दिए हैं कि अगर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई हमारे ऊपर और वहां से $2 अरब आना बंद हो गया भारत में, $200 करोड़ आना बंद हो गया भारत में, तो अगर हम अमेरिका के सिटी बैंक पर पाबंदी लगा दें, पेप्सी कोला पर पाबंदी लगा दें, कोका कोला पर पाबंदी लगा दें, उनकी दूसरी थॉमसन नाम की कंपनी पर लगा दें, एलजी नाम की कंपनी पर लगा दें, तमाम अमेरिकी कंपनियां हैं जिन पर हम पाबंदी लगा दें, तो देश का तो कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हजारों करोड़ रुपया हर साल अमेरिका जाने से बच जाएगा। वहां से सिर्फ $200 करोड़ नहीं आएगा और यहां से हजारों करोड़ नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक तो सरकार ने सुना नहीं और मुझे अफसोस है, एक बहुत ही गंभीर अफसोस है मुझे। आप पूछेंगे क्या? इस सरकार में 3 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक जमाने में कोका कोला को भारत से भगाया था 1977 में। 1977 में श्री मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने और उस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और उसी सरकार में जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री बने और उसी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने। और 1977 की उस सरकार ने 24 घंटे में अमेरिकी कंपनी कोका कोला को भारत से भगा दिया। सिर्फ 24 घंटे लगे थे और कोका कोला को नोटिस दिया गया था कि या तो 24 घंटे में आप भारत छोड़ोगे, नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति जब्त करेंगे। और कोका कोला भाग गया। यहां कुछ दम नहीं है इन परदेशी कंपनी, एक झटके में कोका कोला भाग गया। और कोका कोला भागा, उसके पीछे आईबीएम भागा, एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर बनाती है, वो भागी यहां से। फिर आईबीएम के पीछे पीछे आईसीएल भागा, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये भी अमेरिका की कंपनी। तो कोका कोला भागा, आईबीएम भागा, आईसीएल भागा और एक एक करके सब अमेरिकी कंपनियां भागने वाली थी, लेकिन वो सरकार गिर गई, तो इसलिए वो काम अधूरा छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिन सरकारों ने कोका कोला को भगाया, जिन मंत्रियों ने कोका कोला को भगाया, जब वो दोबारा से मंत्री बन जाएंगे इस देश में तो 24 घंटे में कोका कोला को भगाएंगे, पेप्सी कोला को भगाएंगे। लेकिन 5 महीना हो गया है इंतजार करते करते, ना तो कोका कोला को भगाया ना पेप्सी कोला को भगाया। तकलीफ मुझको ये है कि जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे आज प्रधानमंत्री, जो जॉर्ज फर्नांडीज पहले उद्योग मंत्री थे आज रक्षा मंत्री, जो लाल कृष्ण आडवाणी पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे आज गृह मंत्री हैं। माने तीनों का ही प्रमोशन हुआ है और तीनों की ही ताकत पहले से ज्यादा। अटल जी तो सीधे प्रधानमंत्री है ना, और जॉर्ज फर्नांडीज तो रक्षा मंत्री है ना, और लाल कृष्ण आडवाणी तो गृह मंत्री हैं। ये तीनों ही मंत्रालय 1, 2, 3 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री होता है, फिर गृह मंत्री होता है, फिर रक्षा मंत्री होता है, फिर वित्त मंत्री होता है। तो 1, 2, 3 पोजीशन पर तीनों वो लोग हैं जिन्होंने कोका कोला भगाया। और आज उन्हीं के जमाने में गांव गांव में सबसे ज्यादा कोका कोला बिक रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात है इस देश में। इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? मैं एक ही नतीजा निकालना चाहता हूं कि सत्ता के अंदर जाकर चरित्रहीनता कैसे पनपती है, उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण देखने को। सत्ता के अंदर जाकर सिद्धांतों को कैसे फेंक दिया जाता है, सत्ता के अंदर जाकर आदर्शों को कैसे बलि चढ़ा दिया जाता है, उसका यह सबसे नंगा उदाहरण है इस देश में। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि यह सरकार करेगी। तो फिर आप पूछेंगे किससे उम्मीद है? मुझे आप लोगों से उम्मीद है।
मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। सरकारें बिक सकती हैं, नेता बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए वो गंदे से गंदा समझौता